गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के बायो का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेल। और इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे सेल क्या होता है, सेल के जो पार्ट्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल कहा जाता है, उनसे मिलके सेल बना होता है, उनके बारे में। और साथ में हम पढ़ेंगे सेल के नंबर के बेस पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, सेल कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें। और ये जो चैप्टर रहने वाला है ये कम्प्लीटली आधारित है जो नया वाला एनसीईआरटी का साइंस का बुक आया है एक्सप्लोरेशन, उसके ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का ऑफलाइन ब्रांच है जो बगहा एक हनुमानगढ़ी में चलता है। और यहाँ पे हम लोग क्लास 1 से क्लास 10 तक बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों का प्रिपरेशन कराते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, दोनों की सेपरेट बैचेज होती हैं। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सेल से। सेल क्या होता है यहाँ देखिएगा, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो सेल्स होती हैं उनको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। मतलब जैसे आप एग्जांपल के लिए ये समझिए ना कि छोटी छोटी जो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं जिनसे मिलकर पूरा बिल्डिंग बनता है, वैसे ही ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनसे मिलकर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उन सब की बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी होती है। और वो सेल बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि उसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको बस हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं। देखिएगा सेल क्या होता है, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट कहने का मतलब क्या है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से ही बना होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, उन सब की बॉडी सेल से बनी होती है। बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल से बना होता है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। और फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे बॉडी में होने वाले फंक्शंस है, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, यहाँ तक रिप्रोडक्शन, वो सभी सेल में ही कंप्लीट होता है, सेल के साथ ही कंप्लीट होता है। इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सेल से ही हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इज एन असेंबली ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स परफॉर्मिंग वाइटल फंक्शंस। जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या है, जिनकी बॉडी बहुत सारे टाइप के सेल से बनी होती है, उनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, प्लांट्स हो गए, वो सभी की बॉडी जो है वो सेल से बनी होगी। जस्ट एज ब्रिक्स फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, सेल्स फॉर्म द आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ। जैसे ब्रिक्स जो होती हैं, ईंटें, अभी शुरू में बताया कि जो ईंटें होती हैं उनसे मिलकर पूरी बिल्डिंग्स जैसे बनी होती है, वैसे ही छोटे छोटे सेल से मिलकर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना होता है। जैसे ब्रिक्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती हैं और ज्वाइंट होने के बाद से एक बिल्डिंग पूरा बनाती हैं, वैसे ही सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद से एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी जीव शरीर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद देखिएगा, जो सेल था उसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1665 में, 1665 में। और किया कौन था, ये रॉबर्ट हुक किए थे। रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल को डिस्कवर किए थे। और कब, 1665 में, 1665 में। और वो किए गया थे एक प्लांट का कॉर्क, ये पेड़ का आप छिलका समझिए इसको, इसको अपने इस बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखे थे। तो जब वो देखे तो इसमें ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे, छोटे छोटे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब होता है, उसी टाइप का। तो बीच में जो खाली जगह था ना, उसी का ये नाम दिए थे सेल। और उनके लैंग्वेज में इसका मतलब था स्मॉल रूम्स। वो क्या किए थे, ये कॉर्क जो था इसे अपने इस बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखे थे। और इसमें जब वो देखे थे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दिया था जिसमें ऐसे होल्स थी, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होती हैं। और वो जो होल्स थी, छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, उनका ये नाम दिए थे सेल्स। इसलिए माना जाता है कि सबसे पहले सेल को जो डिस्कवर किए थे वो रॉबर्ट हुक किए थे। कब, 1665 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना होगा। अब यहाँ नोट करने वाला बात यह है कि जो रॉबर्ट हुक सेल डिस्कवर किए थे वो डेड सेल्स थे। जो रॉबर्ट हुक सेल डिस्कवर किए थे वो डेड सेल्स थे, लिविंग नहीं थे। लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ये जो लीवेनहॉक थे, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। कब, 1674, 1674 ईस्वी में। अब ये क्या हुआ था, जो वो रॉबर्ट हुक थे उनका जो माइक्रोस्कोप था उससे थोड़ा इम्प्रूव्ड, उससे थोड़ा ज्यादा क्वालिटी का माइक्रोस्कोप से ये पॉन्ड वाटर को ऑब्जॉर्व किए थे। और उसमें सबसे पहले ये लिविंग सेल देखे थे। और वो लिविंग सेल था स्पाइरोगाइरा। ये नाम याद रखिएगा, वो लिविंग सेल स्पाइरोगाइरा का था। तो सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर कौन किए थे, लीवेनहॉक।
डेड सेल को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक। और अगर ओवरऑल पूछा जाए सेल को कौन डिस्कवर किया था, तब भी रॉबर्ट हुक का ही नाम आता है। ये लिवेनहॉक थे, उनसे बाद में सेल डिस्कवर किए थे लिविंग सेल। और ये लिविंग सेल को डिस्कवर किया और इस बात से ये प्रूफ हुआ कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये कहें कि जो ये प्लांट और एनिमल है, इनके पीछे बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी लाइफ एग्जिस्ट करता है। ये प्रूफ किए थे लिवेनहॉक, क्योंकि ये जो पॉन्ड वाटर ऑब्जॉर्ब किए थे उसमें इनको लिविंग सेल्स मिले थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। वहां से ये प्रूफ हुआ कि जितने ये अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है उसमें केवल ये प्लांट एनिमल या इसी टाइप के बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बहुत छोटे छोटे लेवल पे भी रहते हैं। तो ये प्रूफ किए थे लिवेनहॉक। तो दो नाम आप याद रखिएगा, जो डेड सेल था उसको डिस्कवर, यानी ये कहें कि सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में, 1665 में। और लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे लिवेनहॉक 1674 में, 1674 में। तो ये दो नाम आप याद रखिएगा। अगला है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो लिविंग फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड कहने का मतलब क्या है, एक जेली लाइक लिक्विड पाया जाता है सेल के अंदर, उसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये सबसे पहले डिस्कवर किए थे पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो सेल के अंदर का जो लिविंग फ्लूइड पार्ट है उसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसके बाद है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो था वो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। स्लाइडेन एंड स्वान, ये दो लोग थे, इन्होंने सेल थ्योरी सजेस्ट किया था। और क्या बताए थे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर फंक्शनल सेल। ये बताए थे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो सभी सेल से ही बने हुए हैं। द सेल इज द बेसलाइन यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग बींग्स। जितना भी लिविंग बींग है उसके बॉडी में स्ट्रक्चर और फंक्शन का जो बेस लाइन है, यानी जो बेसिक यूनिट है, वो सेल है। लास्ट वाला लाइन क्या है? ऑल सेल्स अराइज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू डिवीजन। जितने भी सेल्स हैं वो सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, मतलब जो सेल है वो पहले से एक सेल है, उसी से डिवाइड होकर नया सेल बना होगा। अगर कोई सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी से नया सेल बना होगा। कोई सेल फ्रीली नहीं बन सकता है, बिना किसी सेल के हेल्प से नहीं बन सकता है। जब भी कोई नया सेल बनेगा तो वो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से सेल है उसी से बनेगा। और ये बताए थे रुडोल्फ विर्चाव, ये रुडोल्फ विर्चाव बताए थे। ये होती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बताता है कि जो सेल होता है उसी से मिलकर पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबकी बॉडी बनी होती है। दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या बॉडी में जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर जो बना है वो भी सेल से, और जो फंक्शन है बॉडी में वो सभी भी सेल से ही कंप्लीट होते हैं। थर्ड लाइन क्या बताता है कि जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, मतलब पहले से अगर सेल एग्जिस्ट कर रहा है, सेल है, उसी से नया सेल बन सकता है। सेल इंडिविजुअली मतलब ऐसे नया नहीं बनाया जा सकता से। तो ये था सेल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बाय सेल नंबर्स। सेल नंबर के बेस पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टू टाइप के, ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सिंगल सेल यानी कि एक सेल की होती है। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल की होगी उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे। एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे यूनिसेलुलर के। यूनिसेलुलर कहने का मतलब क्या है? जिनकी बॉडी एक सेल की बनी होगी। इसके बाद होता है मल्टी सेलुलर। इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल की बनी होती है, जैसे कि हम लोग, ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स अदर जो हैं वो, प्लांट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो इन सब की बॉडी जो होती है वो बहुत सारे सेल से बनी होती है, इसीलिए इनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब जिसकी बॉडी एक सेल से बनी हो, और मल्टी सेलुलर कहने का मतलब जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी हो। तो ये सेल के नंबर के बेस पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। तो अगर हम एक रफली डायग्राम बनाए सेल का, इसमें मेजर थ्री पार्ट्स होते हैं। एक ये अपर पार्ट होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो सेल के बाहर का कवरिंग होता है,
उसी के अंदर सेल के सभी पार्ट्स होते हैं, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर ना एक जेली लाइक लिक्विड होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये जो पार्ट है सेंटर में, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। मेजर 3 पार्ट्स होते हैं सेल के, कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये 3 पार्ट हैं सेल के। अब सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? वो एक लिविंग आउटर बाउंड्री है। अभी जो ये डायग्राम बनाए थे, ये डायग्राम देखिए, ये जो अब बाहर की जो ये कवरिंग है, बाहर की ये कवरिंग, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बीच में ये जो लिक्विड है, ये होता है साइटोप्लाज्म। ये वाला पार्ट है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ये बाहर जो साइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक बाउंड्री का काम करता है, एक बैरियर का काम करता है कि कौन सी चीजें सेल के अंदर जाएंगी, कौन सी चीजें सेल से बाहर आएंगी, ये कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और साथ ही ये क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। ये इसको डिस्कवर किए थे ये कार्ल नेगली, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको डिस्कवर किए थे कार्ल नेगली। इट इज इट इज एक्सट्रीमली थिन, ये 7 से 10 नैनोमीटर का होता है। नैनोमीटर क्या होता है? 1 बाई या 10 के पावर ऐसे कहें -9 मीटर, ये होता है 1 नैनोमीटर। तो ये जो होता है ये बहुत ज्यादा पतला होता है और ये बहुत छोटा यूनिट हुआ। ये होता है 7 से 10 नैनोमीटर के बीच में। एंड सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम द सराउंडिंग, ये सेल के जो अंदर की चीजें हैं उसको अंदर ही पैक कर करता है, बाहर नहीं निकलने देता उसको। और साथ में सेल को दूसरे सेल से भी अलग करता है। कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बना होता है। ये होता है फॉस्फोलिपिड। और इसका बाइलेयर कहने का मतलब क्या है कि एक लेयर ऐसे ऊपर दिख रहा है, एक लेयर नीचे दिख रहा है, तो ये बाइलेयर होता है, 2 लेयर में होता है। तो ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बना बना होता है। नेक्स्ट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए अब तक का सबसे फेमस मॉडल माना जाता है। और ये दिए थे सिंगर और निकोलसन। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो था, ये सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। कब? 1972 में, 1972 में। ये क्या बताता है? डिस्क्राइब्स द मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर वेयर प्रोटीन फ्लोट इन अ सी ऑफ लिपिड। बताता है कि मेम्ब्रेन जो है एक सी है लिपिड का, जिसमें प्रोटीन फ्लोट करता है, तैरते रहता है। ये बताता है कि जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? सी ऑफ लिपिड, वो लिपिड का सी है, समुद्र है, उसमें प्रोटीन तैरते रहता है। लिपिड क्या होता है? लिपिड ये समझिए कि ये कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलकर बना होता है लिपिड। और उसका ये सी है, समुद्र है, कौन? मेम्ब्रेन, उसमें प्रोटीन तैरते रहता है। मोलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, ये साइड बाई साइड भी मूव कर सकता है, फ्लिप कर सकता है, घूम सकता है, एंड रोटेट, ये ऊपर नीचे भी घूम सकता है और साइड बाई साइड भी घूम सकता है। नेक्स्ट देखिए, द गेट कीपर। इसका मेजर जो काम होता है ना, ये गेट कीपर का काम करता है। कौन सी चीजें सेल के अंदर आएंगी, कौन सी चीजें सेल से बाहर जाएंगी, ये कंट्रोल करता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिएगा, सिलेक्टिव, ये चीजों को सिलेक्ट करता है। इट अलाउ ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू पास वाइल ब्लॉकिंग अदर्स, ये कुछ मटेरियल को अलाउ करता है जो सेल के अंदर जाती है, बाकी सबको नहीं करता है। इसी वजह से इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को, जो भी चीजें होंगी उनको सिलेक्ट करेगा, कौन सी चीजें सेल के अंदर आएंगी, कौन सी सेल से बाहर जाएंगी, ये सिलेक्ट करता है, इसलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। रेगुलेट क्या करता है? मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस करके, अभी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बताएंगे क्या होता है। ये प्रोसेस है जिससे कि मटेरियल सेल के अंदर और बाहर जाती है। अभी बस इतना ही समझिए कि जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है, इन दोनों प्रोसेस से मटेरियल सेल के अंदर और सेल से बाहर जाती है। तो ये रेगुलेट करता है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रखता है, कि जो हेल्दी चीजें हैं, जो इसको जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, वाटर हो गया, उन सबको सेल से अंदर आने देगा। और जब जरूरत होगी, सेल में वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे या वाटर एक्सेस हो जाएगा, तो उनको सेल से बाहर जाने देता है। तो ये रेगुलेट करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को, सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको बना के रखता है, कि कौन सी चीजें वहां से हार्मफुल है तो उनको बाहर निकाल दिया जाए, जो यूजफुल है उनको अंदर ले लिया जाए, ये काम करता है। अब देखिए डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन।
आप एक एग्जाम्पल ये समझिए, कभी घर में एलपीजी सिलेंडर अगर लीक हो तो तुरंत उसका स्मेल चारों तरफ फैल जाता है। इसका रीजन ये होता है ये डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस है जहां पे मटेरियल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे अगर एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ से अगर गैस निकलना शुरू होता है तो वो तुरंत पूरे रूम में फैल जाएगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे गैस ज्यादा है और बाकी जगह पे कम है, नहीं है। तो गैस क्या है, जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर फ्लो करेगा, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, सब्सटेंस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि जहां पे ज्यादा है वहां से कम की ओर फ्लो करता है, ये डिफ्यूजन होता है। और सेल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्रोसेस से अंदर और बाहर जाते हैं। जैसे अगर हम ये समझे कि ये सेल है और इसके बाहर अगर ऑक्सीजन गैस है, तो अंदर जेन्युइन सा बात है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होगा अंदर कम होगा, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर जाएगा, ऑक्सीजन गैस बाहर से अंदर की ओर जाएगा। और जब सेल के अंदर ये ऑक्सीजन चला जाएगा तो वहां पे जब रेस्पायरेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर बार बार ऑक्सीजन आएगा और बार बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ऐसा होते होते अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। तो जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होगी तो फिर ये अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, तो यहां से ये बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो करेगा। तो ये होता है डिफ्यूजन, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है सेल के अंदर। ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर आता है क्योंकि बाहर ज्यादा ऑक्सीजन है, और अंदर आने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगता है तो अंदर जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो अंदर से बाहर की ओर जाता है। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, वाइटल फॉर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल और उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गैसियस एक्सचेंज के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिफ्यूजन। तो ये हो गया डिफ्यूजन। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या है, इससे भी मटेरियल सेल के अंदर और बाहर जाता है, लेकिन इससे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। इसमें क्या होता है समझिएगा, मान लीजिए ये एक इनिशियल स्टेट है जिसमें हम वाटर का लेवल इक्वल रखे हैं। अब एक साइड में हम क्या करें, कोई अदर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, जैसे साल्ट ही ऐड कर दिए, तो इधर क्या होगा ना, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, इधर वाटर ज्यादा हो जाएगा। लेवल बराबर है इतना ही में, इसमें साल्ट भी है वाटर भी है, तो इस कंडीशन में इधर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम और इधर ज्यादा हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा, ये बीच में जो मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इससे वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो करने लगेगा। इतना ही में अगर मान लेते हैं कि हम इधर साल्ट ऐड कर दिए और वाटर का लेवल इतना ही है, तो दोनों में अगर हम देखें तो इधर वाटर कम है इधर ज्यादा है, तो वाटर इधर से यानी कि अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की ओर जाना शुरू करेगा, और कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा। ये होता है ऑस्मोसिस। स्पेसिफिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ डाइल्यूट जोन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड जोन। अब समझिए डाइल्यूट जोन कहने का मतलब क्या है, इधर साल्ट ज्यादा है तो ये वाला पार्ट ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, तो वाटर की परसेंटेज इसमें कम होगी। जो डाइल्यूट होगा वहां पे क्या है, हाई वाटर होगा, और जो कॉन्सेंट्रेट होगा पार्ट वहां पे लो वाटर होगा। तो वाटर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। इधर हम देखें तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा होगी, वाटर इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, तो वाटर इधर ज्यादा से कम की ओर जाएगा, और किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर। तो इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। तो ये होता है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन एंड बिहेवियर। इसमें समझिएगा सॉल्यूशन का टाइप, सॉल्यूशन जो होता है तीन टाइप का, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब इसमें मीडियम और कॉन्सेंट्रेशन देखिए, अगर एक हम ऐसे बीकर ले लें, इसके अंदर सेल एक रख दें और इसमें हम वाटर डालें, ठीक है, तो इसमें तीन टाइप का सॉल्यूशन हम कंडीशन बना सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। कौन सा, तो पहला ये हुआ कि वाटर जितना सेल के अंदर है उतना ही बाहर है, मतलब वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जितना सेल के अंदर है उतना ही बाहर है। दूसरा हो सकता है हायर देन सेल, यानी कि सेल के बाहर वाटर ज्यादा है अंदर कम है। तीसरा कंडीशन आ सकता है लोअर देन सेल, यानी कि सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। तीन टाइप के सॉल्यूशन आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर जितना वाटर होता है उतना ही सेल के बाहर होता है, ऐसे सॉल्यूशन में। दूसरा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर से बाहर ज्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है, अंदर वाटर कम होता है। तीसरा होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या होता है, लोअर देन सेल,
मतलब सेल से अंदर जो वाटर है बाहर का उससे कम होगा, तो ये 3 कंडीशन बनेगी। तो जब ये फर्स्ट वाला होगा इक्वल होगा कंसंट्रेशन, उस कंडीशन में वाटर ना अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा। अगर हायर देन सेल यानी बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो वाटर बाहर से सेल के अंदर आना शुरू करेगा। अगर वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो जाए सेल के अंदर कम है तो वाटर बाहर से सेल के अंदर आना शुरू करेगा। इसके बाद लोअर देन सेल, तो इसमें आउट ऑफ सेल, अगर सेल के बाहर वाटर कम है अंदर ज्यादा है तो अब सेल के अंदर से बाहर आना शुरू करेगा। ये 3 कंडीशन होती है। अब रिजल्ट क्या होता है इसका, अगर सेल के अंदर से बाहर ना वाटर जा रहा है ना बाहर से अंदर आ रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, साइज जो है वो स्टेबल रहेगा सेल का, सेल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा। वहीं अगर हम ये देखें सेल के अंदर वाटर जा रहा है, यानी कि ये जब सेकंड कंडीशन बने हाइपोटोनिक वाला, तो इसमें क्या होता है वाटर बाहर से अंदर आता है, तो ऐसे में क्या होगा सेल जो है वो बड़ा होने लगेगा। और थर्ड कंडीशन जब होता है यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो सेल से बाहर वाटर आने लगता है तो सेल क्या होगा श्रिंक यानी सिकुड़ने लगेगा। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। उसमें अगर सेल होगा तो कैसे बिहेवियर है, अगर आइसोटोनिक है तो सेल इक्वल रहेगा जैसा है वैसे ही रहेगा, और उसमें वाटर ना अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर जाएगा। अगर हाइपोटोनिक होता है तो सेल के बाहर वाटर ज्यादा है तो बाहर से अंदर की ओर जाएगा और सेल फूलने लगेगा। तीसरा कंडीशन है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल के बाहर जो है वाटर कम हो जाता है, सेल के बाहर वाटर कम हो जाएगा तो अंदर से बाहर आने लगेगा, और सेल के अंदर से जब वाटर बाहर आएगा तो सेल का साइज छोटा होने लगेगा। तो ये 3 टाइप की सॉल्यूशन होती है और तीनों में सेल का कंडीशन क्या होता है ये। नेक्स्ट है एंडोमोसिस। एंडोमोसिस क्या होता है, जब वाटर बाहर से अंदर जाएगा सेल के अंदर उसे हम एंडोमोसिस कहेंगे। और ये कब होता है, जब सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक हो जाए। हाइपोटोनिक मतलब बाहर वाटर ज्यादा हो जाए अंदर कम हो जाए, तो इस कंडीशन में वाटर जो होगा बाहर से अंदर की ओर जाएगा और सेल फूलने लगेगा। ये होता है एंडोमोसिस। इसके बाद होता है एक्सोमोसिस, एक्सोस्मोसिस। इसमें क्या होता है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, हाइपरटोनिक मतलब कहने का क्या है कि सेल के अंदर वाटर ज्यादा हो जाए और सेल के बाहर कम हो जाए, तो उस कंडीशन में सेल के अंदर से वाटर बाहर निकलने लगता है, और इस कंडीशन में सेल जो है वो सिकुड़ने लगेगा। तो ये होता है एक्सोमोसिस। तो एंडोमोसिस जब वाटर अंदर जाएगा, एक्सोमोसिस जब बाहर आएगा। नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है देखिएगा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना इसके स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो है ना पार्ट, इसके फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जब मटेरियल्स अंदर जाते हैं तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मटेरियल्स को अपने अंदर ले तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक फैगोसाइटोसिस, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा तो इसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। सिंपल लैंग्वेज आप ये कह सकते हैं कि सेलुलर ईटिंग जो होता है उसी को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जब ये सॉलिड सब्सटेंस जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होंगे उनको अगर सेल, अब देख रहे हैं यहाँ पे, इसको जब अपने अंदर लेगा तो इसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। जब लिक्विड अंदर जाएगा तो इसे सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। जब लिक्विड सब्सटेंस अंदर जाएगा तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। और जब ये इंडोसाइटोसिस रिसेप्टर्स के हेल्प से हो, ये रिसेप्टर्स होते हैं जो चीजों को अपने अंदर लेते हैं, तो रिसेप्टर्स के हेल्प से होगा तभी से रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहेंगे। तो ये 3 टाइप के एंडोसाइटोसिस होते हैं। कौन सा, फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, जब सॉलिड जाएगा सब्सटेंस तो उसे हम फैगोसाइटोसिस, और जब लिक्विड जाएगा तो उसे हम पिनोसाइटोसिस, और अगर रिसेप्टर के हेल्प से कोई सब्सटेंस अंदर जा रहा है तो उसे रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहेंगे। तो ये 3 टाइप के एंडोसाइटोसिस होते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर इंजेशन। तो ये फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ये वही वाले टर्म्स है जो अभी समझाए हैं। फैगोसाइटोसिस क्या हो गया, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा तो उसे हम फैगोसाइटोसिस कहेंगे, और जब कोई लिक्विड सेल के अंदर जाएगा तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। तो जो फैगोसाइटोसिस होता है उसे सेल ईटिंग कहा जाता है, सेल जो खाता है वो प्रोसेस होता है। और सेल जो ड्रिंक करता है यानी कोई चीज अगर लिक्विड अंदर जा रहा है तो उसे ड्रिंक कहेंगे, तो वो पिनोसाइटोसिस होता है। नेक्स्ट है सेल वॉल। इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। अब ये जो सेल वॉल है ये केवल प्लांट्स में होता है,
और ये अगर हम प्लांट सेल देखें तो इसका सबसे बाहर वाला जो ये कवरिंग है यही होता है सेल वॉल, ये होता है सेल वॉल। अब देखिए सेल वॉल होता क्या है, और रिजिड सपोर्टिव एंड कंप्लीटली परमिएबल लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिजिड, रिजिड कहने मतलब क्या है, कठोर, सपोर्टिव जो सपोर्ट देता है सेल को, एंड कंप्लीटली परमिएबल। अभी इससे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया तो उसमें क्या बताया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है या सिलेक्टिव परमिएबल होता है, वो चीज़ों को सिलेक्ट करता है कौन सी चीज़ें उससे अंदर आएंगी कौन सी बाहर जाएंगी। बट ये सेल वॉल जो होता है ये कंप्लीटली परमिएबल होता है, ये चीज़ों को एकदम आने जाने देता है अंदर और बाहर, ये किसी को नहीं रोकता है। प्राइमरली मेड ऑफ, प्राइमरली मेड ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट से ही यानी ग्लूकोज का ही एक कंपाउंड है। तो ये हो गया सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो सेल के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, साथ में सपोर्ट देता है और इसके शेप को भी मेंटेन रखता है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल देख लीजिए क्या है, प्रोवाइड्स डेफिनिट शेप एंड मैकेनिकल प्रोटेक्शन। इसमें एक चीज देखिए, जैसे इससे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसके साथ क्या कंडीशन था, अगर सेल का साइज छोटा होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी छोटा हो जाता है। लेकिन सेल वॉल के साथ क्या है, अगर सेल का साइज छोटा होता है फिर भी ये अपना जो शेप है उसे रिटेन करके रखेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, अपने शेप में कोई चेंज नहीं करेगा। अगर इंटरनल पार्ट चेंज भी होते हैं फिर भी ये बाहर से कोई चेंज नहीं लाएगा। ये क्या करता है, एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, ये शेप चेंज नहीं करता है, जिस शेप का है उसी शेप का रहेगा। अलाउज प्लांट टू स्टैंड अपराइट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल प्रेशर, जैसे कि अगर तेज आंधी आता है या बारिश आता है, कुछ भी होता है इन्वायरमेंटल, अगर कोई सा भी प्रेशर उस पर लगे तो उसको सीधा खड़ा रखता है। कौन, सेल वॉल। इनेबल सेल टू विथस्टैंड डाइल्यूट, इसी की वजह से सेल जो होते हैं वो डाइल्यूट रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनेबल सेल टू विथस्टैंड डाइल्यूट मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। अब ये देखिए क्या करता है, अंदर ये जो वैक्यूल है ना, अगर सेल के साथ क्या कंडीशन आ जाए कि बाहर अगर वाटर ज्यादा हो तो सेल अपने अंदर वाटर भरने लगेगा। तो प्लांट में क्या होता है, ये वैक्यूल जो होता है वाटर स्टोरेज के लिए होता है, और प्लांट को चाहिए होता है बहुत ज्यादा वाटर, तो इसके लिए ये वैक्यूल जो होता है ये वाटर भरते जाता है और साइज बढ़ते जाता है। तो एक कंडीशन ऐसा आ सकता है कि इसमें इतना ज्यादा वाटर भर जाए कि सेल ब्रस्ट कर जाए, फट जाए। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है, ये उस कंडीशन को नहीं आने देता है। जब इसमें वाटर बहुत ज्यादा भर जाएगा तो उसके बाद ये रोक देता है उसको, मतलब कि अब इस शेप को बढ़ने ही नहीं देगा तो वाटर अंदर आएगा ही नहीं। आप ऐसे ये समझिए ना कि एक डब्बा ले लिए हम, डब्बा, और इसके अंदर एक गुब्बारा डाले हैं, और इसको अगर हम कितना भी फूकेंगे तो इस डब्बा के शेप का ही फूलेगा, उससे ज्यादा नहीं फूलेगा। वही कंडीशन इसमें आता है कि इसके अंदर अगर कितना भी वाटर भर जाए, इस सेल वॉल के शेप का आकर वो रुक जाएगा। इसके वजह से क्या है कि सेल जो होता है वो ब्रस्ट नहीं करता है, फटता नहीं है, वरना ये इतना ज्यादा वाटर भर जाए कि फट जाएगा। तो ये हो गया सेल वॉल का फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस। अब एक ऐसा अगर कंडीशन आ जाए कि सेल के अंदर का वाटर बाहर आने लगे तो सेल जो है वो श्रिंक करने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, और इस कंडीशन में कुछ शेप ऐसा हो जाएगा, ये सेल ऐसे चला जाएगा और अपने सेल वॉल से दूर हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस, ये होता है प्लाज्मोलाइसिस। तो इसमें यही है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर वी ऑस्मोसिस इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाए तो ये क्या करता है, वाटर जो है रिलीज करने लगेगा, सेल सेल से वाटर बाहर आने लगेगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये सेल है ना वो सेल वॉल से दूर आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल से दूर आ जाएगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। और ऐसा अगर कंडीशन आता है फिर भी क्या है, सेल वॉल अपने जगह पे रहेगा और प्लांट के शेप को मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किए थे, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किए थे, कब, 1831 में, 1831 में।
और ये न्यूक्लियस होता है इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का टोटल कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास होता है, वैसे ही सेल के अंदर जो सेल का टोटल फंक्शन का जो कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस में होता है। ये रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन ऑर्किड रूट सेल्स। ऑर्किड एक प्लांट है, उसी के रूट में ये खोजे थे। दिस इस्टेब्लिश्ड दैट सेल हैव एन इंटरनल कंट्रोल सेंटर मैनेजिंग जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक ऑपरेशंस। ये प्रूफ हुआ था इससे कि जो सेल होता है उसका खुद का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। सेल के अंदर ही एक उसका खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है जो उसके टोटल मेटाबॉलिक और जेनेटिक, जो जेनेटिक कहने का मतलब क्या है कि हमारे पेरेंट्स से जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में आई होती है, स्किन कलर, हेयर कलर, हमारी हाइट, हमारा वॉइस, आवाज़, वो सभी चीज़ें ये कंट्रोल करता है। और साथ में मेटाबॉलिक ऑपरेशंस, मेटाबॉलिक ऑपरेशन कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके वजह से हम सर्वाइव करते हैं उन सबको मेटाबॉलिक ऑपरेशंस कहा जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है? ये न्यूक्लियस, यही होता है न्यूक्लियस सेल के अंदर, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। अब देखिए स्ट्रक्चर, तो पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के ऊपर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो डबल लेयर होता है, ये देख रहे हैं डबल लेयर। साथ साथ में इसमें पोर्स भी पाई जाती हैं। पोर्स मतलब ये जो ओपनिंग है इसको पोर्स कहा जाता है, जिससे कि मटेरियल सेल के अंदर और बाहर आ सके। डबल लेयर मेम्ब्रेन विथ पोर्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, दो लेयर का मेम्ब्रेन मतलब इसका कवर, और उसमें पोर्स होती हैं जिससे कि मटेरियल अंदर और बाहर जा सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड पाया जाता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। सेंट्रल जो पार्ट होगा न्यूक्लियस का उसे न्यूक्लियोलस कहा जाएगा। और बीच में ये जो धागा जैसा दिख रहा है इसको कहा जाता है क्रोमेटीन। अभी बताएंगे ये क्रोमेटीन क्या होता है। तो मेजर यही पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के। क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर्स होती है, यानी कि इसके ऊपर जो ये होल्स होते हैं इनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसमें एक जेली लाइक लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये सेंट्रल जो पार्ट होता है न्यूक्लियस का उसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसके बाद क्रोमेटीन, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसा संरचना है, इसे कहा जाता है क्रोमेटीन। नेक्स्ट देखिए क्रोमेटीन क्या होता है। देखिए देखिए ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है धागा जैसा, जिसे क्रोमेटीन कहा जाता है, एक्चुअल में यही वो जेनेटिक मटेरियल होती है जो हमारे पेरेंट्स से हम तक इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करती है। मतलब ये जो क्रोमेटीन है इसी से इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में आया होता है। जो हमारे पेरेंट हैं, हमारे माता पिता होते हैं, उनके जैसे हमारा स्किन कलर, हेयर का कलर, आई का कलर, हमारा आवाज़, हाइट, ये सभी चीज़ें हमारे पेरेंट्स से आई होती हैं और उन सब का इंफॉर्मेशन इसी क्रोमेटीन में इनकोडेड रहता है। और ये क्रोमेटीन जो है जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, सेल जब डिवाइड होता है उस टाइम पे क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। और क्रोमोसोम्स कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये न्यूक्लियस में। और ये तभी दिखाई देता है जब सेल डिवीजन का टाइम होता है, सेल जब डिवाइड होकर एक सेल से दो सेल, दो से चार जब ये बनता है तो उस टाइम पे ये क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। डिवाइडिंग सेल स्टेट, जब ये सेल डिवाइड होगा उस स्टेट में दिखाई देगा कंडेंस्ड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ये रॉड शेप्ड ऐसे ही रॉड के टाइप का बना होता है, ज्वाइंट ज्वाइंट। तो ये क्रोमेटीन हो गए क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में होता है, धागा जैसा संरचना। और क्रोमोसोम्स क्या हो गए, उसी से क्रोमेटीन से बनने वाला स्ट्रक्चर है जो कि केवल सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देता है। नेक्स्ट है डीएनए एंड जीन्स। सिंपल लैंग्वेज में ये कहना, जो ये डीएनए होता है जिसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ये डीएनए जीन्स से मिलके बना होता है। और ये जो जीन्स है वो डीएनए बनाती है। और ये जो डीएनए है, डीएनए और प्रोटीन, प्रोटीन कौन सा है, हिस्टोन, नाम याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए जो आरबीसी होता है, आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज लैक ऑफ न्यूक्लियस टू मैक्सिमाइज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होने से क्या होता है, उसमें स्पेस ज़्यादा मिलता है जिससे कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। इसीलिए क्या होता है, वो 120 डेज के बाद से जो आरबीसी होते हैं वो डेड हो जाते हैं। रीजन क्या है कि सेल डिवीजन के लिए जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए वो न्यूक्लियस में ही होती है। जिस सेल में न्यूक्लियस होता है वही न्यूक्लियस डिवाइड होकर अपने जैसे नए सेल्स बनाता है। अब आरबीसी में ये न्यूक्लियस नहीं है,
इसी की वजह से वो खुद को डिवाइड करके नए आरबीसी नहीं बना सकता है और वो खुद डेड हो जाता है। रेड आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी हमारे जो ब्लड में होता है रेड ब्लड सेल, उसी को आरबीसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस। ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जो फूड से एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसको करने में हेल्प करता है। हमारे सेल के अंदर जो फूड से एनर्जी प्रोडक्शन होगा, एनर्जी एक्सक्रेशन, देखिएगा, साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन वेयर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। इसी में ग्लूकोज का जो टूटने का प्रोसेस होता है एनर्जी देने के लिए, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी के अंदर ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इसको डिस्कवर, नाम जो इसका था वो कार्ल बेंडा दिए थे, कार्ल बेंडा इसका नाम दिए थे। और इसको डिस्कवर कौन किए थे? तो कोलिकल, कोलिकल इसको डिस्कवर किए थे। इसको सबसे पहले खोजे थे कोलिकल, और कार्ल बेंडा जो थे इसका नाम दिए थे। इसके बाद देखिए फोल्डिंग स्ट्रेटजी। अब ये जो बीच में ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्रिस्टी कहा जाता है। और ये क्रिस्टी क्या करता है? सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए जो जगह है उसको बढ़ा देता है, मतलब ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? इसके अंदर एक जो सेमी फ्लूइड होता है, लिक्विड भरा होता है, उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें मेम्ब्रेन होता है, एक बाहर वाला मेम्ब्रेन और एक अंदर वाला, यानी ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके बाद है, अब ये क्रिस्टी हो गया। क्रिस्टी क्या होता है? एक मेम्ब्रेन, फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए? एटीपी जनरेशन के लिए। अब ये एटीपी क्या होता है आगे देखिए। सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि जो एटीपी होता है वो 3 फॉस्फोरस का एक कंपाउंड होता है। आप सिंपल ये समझिए, ठीक है। और ये आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, ये एटीपी होता है। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3 और फॉस्फेट। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच में ये बॉन्ड होता है। और एक होता है एडीपी। एडीपी क्या होता है? इसमें 2 फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक बॉन्ड ब्रेक रहता है। इसमें होता क्या है? जब हम खाना खाएंगे, जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उस टाइम पे ये एटीपी बनेगा। और फिर बाद में जब हमको एनर्जी का जरूरत होगा तो ये एटीपी का ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से एडीपी बनेगा। तो बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। फिर जब हम खाना खाएंगे तो ये बॉन्ड जुड़ेगा और एटीपी बन जाएगा, मतलब इसी बॉन्ड में फिर से एनर्जी स्टोर हो जाएगी। दोबारा से जब हमको जरूरत होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी और एडीपी बन जाएगा। तो ये एटीपी से एडीपी का जो साइकिल है, एटीपी और एडीपी, वो होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये जो साइकिल है ये चलते रहता है। जब हम खाना खाएंगे तो उस टाइम पे एटीपी प्रोड्यूस होगा और बाद में वो एटीपी का बॉन्ड टूटेगा और हमको एनर्जी मिलेगी। फिर वो एडीपी बन जाएगा, एडीपी फिर हम खाना खाएंगे फिर से वो एटीपी बन जाएगा। तो ये 2 कंडीशन हमेशा चलते रहता है। जब हम खाना खाएंगे एनर्जी मिलेगा तो ये एटीपी बनेगा, और फिर बाद में जब ये बॉन्ड टूटेगा हमको एनर्जी मिलेगी तो एडीपी बन जाएगा। फिर हम खाना खाएंगे फिर से एटीपी बन जाएगा। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। और ये जो एटीपी और एडीपी बनने का प्रोसेस है ये होता है F0 और F1 पार्टिकल्स में, जिनको ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। जो ऑक्सीसोम्स होते हैं उसी के अंदर होता है ये एटीपी और एडीपी। नेक्स्ट देखिए, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, मतलब कहने का है ये सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस कहने मतलब ये इसका खुद का डीएनए है, ठीक है, और खुद के इसके राइबोसोम्स हैं। तो ये खुद के डीएनए होता है, मतलब ये ऐसा लगता है कि एक खुद एक सेल है, इसके डीएनए है, इसके राइबोसोम्स है। तो ये खुद अपने जो बहुत सारे काम है जैसे कि प्रोटीन प्रोडक्शन वगैरह, तो ये खुद से बना लेता है। डिस्टिंक्ट सर्कुलर डीएनए अनलाइक डीएनए न्यूक्लियस उस टाइप का नहीं है। हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो लीनियर डीएनए है। इससे पहले अभी बताया जो क्रोमोसोम बना होता है डीएनए लीनियर डीएनए होता है, लेकिन डीएनए है वो सर्कुलर। जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये समझिए सिंपल लैंग्वेज में, जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी बॉडी में होता है ये सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है इसका डीएनए, न्यूक्लियस में डीएनए है उससे बहुत अलग होता है। इसके अलावा इसके पास 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। 70S क्या है? तो ये 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, एक 80S और ये 70S। ये 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। जब हम राइबोसोम्स बताएंगे उस टाइम पे इसको डिस्कस किया जाएगा। कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, ये अपना प्रोटीन खुद से बना सकता है, खुद का इसका डीएनए भी है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्लास्टाइड। ये प्लास्टाइड जो है ये केवल प्लांट में होता है, ये केवल प्लांट में पाया जाता है। ये 3 टाइप का होता है। कौन सा? एक ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है? प्लांट में कलरलेस जो पार्ट होगा, प्लांट का जो रूट हो गया, वो सभी जो पार्ट्स होंगे, मतलब जिसमें कोई कलर नहीं होगा, उसमें होता है ये ल्यूकोप्लास्ट। और ये क्या काम करता है? स्टोर्ड फूड, ये फूड स्टोर करने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? जो कलरलेस पार्ट होता है प्लांट का वहां पे, और ये क्या काम करता है? फूड स्टोर करने का। इसके बाद होता है क्रोमोप्लास्ट। तो प्लांट में ग्रीन के अलावा, हरे रंग के अलावा जो भी रंग होता है वो सब होता है ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है जब ये फ्लावर में होता है तो क्या काम करता है? अट्रैक्ट पोलिनेटर, वही पीटल्स। ये पीटल के थ्रू, पीटल्स क्या होता है? फ्लावर की जो फूल की जो पंखुड़ी होती है अलग अलग कलर की, वहीं पे होता है ये क्रोमोप्लास्ट। और ये इंसेक्ट को, जो कीड़े होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है पोलिनेशन के लिए। पोलिनेशन क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, पोलिनेशन क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट देखिए, ये प्लांट में जो ग्रीन पार्ट होता है वो सब क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आगे अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट, द किचन ऑफ द सेल कंटेन क्लोरोफिल। इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल जो होता है उसमें एक मेटल पाया जाता है मैग्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। क्लोरोफिल क्या होता है? जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या है? हमारे नेचर में जहां भी अगर कलर एग्जिस्ट करेगा वहां पे कोई ना कोई एक नेचुरल पिगमेंट होता है। जैसे हमारी स्किन का कलर मैनिलीन, मैनिलीन पिगमेंट होता है। और हमारे ब्लड का कलर, वहां पे हीमोग्लोबिन एक नेचुरल पिगमेंट होता है। वैसे ही प्लांट का ये ग्रीन कलर, यहाँ पे क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसमें कि मैग्नीशियम होता है। और ये क्लोरोफिल क्या काम करता है? ये जो सोलर एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करने का, जो सन से एनर्जी आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसका पार्ट देखिए, इसमें एस्ट्रोमा होता है, मतलब इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा ना, ये इंटरनल पार्ट है सेल का। इसमें जो ये लिक्विड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको कहा जाता है एस्ट्रोमा। इसमें होते हैं थैलेक्वाइड्स। ये जो सिक्का जिसे दिख रहा है इसे कहा जाता है थैलेक्वाइड्स। और ये होता है ग्रेना। ग्रेना क्या है? ये पूरा जो स्टॉक है ना इसको ग्रेना कहा जाता है जी। तो इसका 3 को पार्ट कौन होता है? स्टोमा होता है यानी कि जो लिक्विड हो रहा होता है, ये थैलेक्वाइड यानी जो ये सिक्का होता है ये, और इसके बाद होता है ग्रेना जो स्टार्क्स होती हैं। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ER कहा जाता है। इसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहते हैं। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ये न्यूक्लियस के साथ में, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है सेल में, न्यूक्लियस के साथ में लगा हुआ रहता है। कंटिन्यूअस शीट एक्सटेंशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। ये न्यूक्लियस इन्वेलप जो होता है, न्यूक्लियस इन्वेलप कहने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा एनवेलप होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, उसी के साथ में लगा हुआ रहता है। और इसे सबसे पहले केथ पोर्टर जो थे वो डिस्कवर किए थे। ये 2 टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम शॉर्ट यूज कर रहे हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसे हम RER कहेंगे, और अगर स्मूथ है तो उसे SER कहेंगे, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए होता क्या है, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर जब ये राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स होते हैं, तो ये राइबोसोम्स अगर लगे रहेंगे तो इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और अगर ये राइबोसोम्स नहीं होंगे तो उसे हम स्मूथ, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे छोटा छोटा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है पूरा, इस पे ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सबसे पहले इसको डिस्कवर कौन किया था? केथ पोर्टर। अब देखिए दोनों का अलग अलग काम क्या होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER हो, इस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन तैयार करता है हमारे सेल में। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो ये लिपिड स्टेरॉयड सिंथेसिस करने में हेल्प करता है और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। सेल में जो अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल है, मतलब सेल के जो काम का चीज नहीं है, उसको ये हटाने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी अपार्टस। ठीक है, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। रीजन क्या है? पैकेजेस एंड शिप्स प्रोटीन लिपिड। ये प्रोटीन और लिपिड को क्या करता है? पैक करता है और उसे शिप करता है। शिप करने का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का या भेजने का काम करता है। कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्निया। सिस्टर्निया कहने का मतलब क्या है? फ्लैटेन सैकस। ये जो दिख रहा है ये ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है।
डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इसे कैमिलो गोल्जी डिस्कवर किए थे, वो अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिए थे गोल्जी अपार्टस, या गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है इसको। ये कब किए थे? 1898 में। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स, जिसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, और ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम्स ये सिंगल मेम्ब्रेन साइकस होता है, कंटेनिंग प्रोटीन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स समझिएगा ध्यान से, ये होता है राइबोसोम्स। इसी के अंदर होती हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहने का मतलब क्या है? ये ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो वाटर का यूज करके बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने का काम करती है। जिसमें हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहने का मतलब क्या है? ऐसे एंजाइम्स जो वाटर का यूज करके बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दे डाइजेस्ट वॉर्न आउट पार्ट एंड फॉरेन इन्वेडर्स। इसमें कोई ऐसा पार्ट है सेल का जो डेड कर चुका है, तो उसको ये डाइजेस्ट कर देगा, मतलब उसको पचा देगा, खत्म कर देगा। या फिर बाहर से अगर कोई आ जाता है पैथोजन, उस कंडीशन उसको भी क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा, मतलब मारने का काम करेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि बाहर से आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी बैक्टीरिया पैथोजन है, वो अगर नहीं मर रहा है, तो उस टाइम पे ये क्या करता है? जो पेरेंट सेल होता है, जिस सेल के अंदर ये है, ये उसको ही मार देता है, उसको ही डाइजेस्ट कर देता है, ताकि वो सेल के अंदर जो पैथोजन है वो डेवलप होकर दूसरे सेल को ना खराब करे। इसलिए क्या करता है? सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट देखिए राइबोसोम्स, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का, प्रोटीन तैयार करने का। देखिएगा ये क्या काम करता है? फाउंडेशनल साइट फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है हमारे सेल के अंदर। फ्री फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली घूमते रहता है। साइटोप्लाज्म में भी बताया है जो लिक्विड होता है सेल के अंदर, उसमें भी ये फ्रीली घूमते रहता है। या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगा हुआ रहता है। अभी दिखाया था फिगर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ भी ये लगा हुआ रहता है। अब इसमें जो राइबोसोम्स होता है ये टू टाइप का होता है, एक 70S और एक 80S। ये 70S क्या है? एस मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और ये 70S और 80S दोनों कहने का मतलब क्या है ना, कि ये थोड़ा साइज में छोटा होगा और ये थोड़ा डेवलप होगा ज़्यादा। तो ये दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल क्या होता है? अब देखिए यहाँ अगर हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखें ना, प्लांट सेल, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसी को वैक्यूल्स कहा जाता है। ये प्लांट सेल में बहुत ही लार्ज साइज में होते हैं, बहुत ही बड़ा साइज का होता है। और एनिमल्स में अगर कहें तो एनिमल सेल में ये बहुत छोटा होता है किसी किसी सेल में, और किसी सेल में होता ही नहीं है। तो प्लांट सेल में इसका मेजर काम क्या होता है? ये प्लांट सेल में स्टोरेज का काम करता है और साथ में टर्जिडिटी मेंटेन करके रखता है। टर्जिडिटी कहने का मतलब क्या है? कि अंदर से ना उसको पूरा फूला हुआ रखता है, क्योंकि ये ज़्यादा वाटर स्टोर कर लेगा, जिसकी वजह से अंदर का पार्ट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, तो बाहर से सेल फूला हुआ रहता है। इसके साथ एनिमल में क्या होता है? ये बहुत ही छोटा हो सकता है या नहीं भी होता है। तो वैक्यूल जो होता है इसका बस यही काम है कि ये प्लांट में स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में सेल में दो होता है, एक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर जो जेली लाइक लिक्विड है, तो वो अंदर से सेल को सपोर्ट देने का काम करता है। उसके साथ में ये साइटोस्केलेटन होता है, फाइबर का नेटवर्क होता है। जैसे हमारी बॉडी में ना बोन्स होते हैं, उसी टाइप का ये साइटोस्केलेटन होता है सेल के अंदर, सेल को एक शेप देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा माइटोसिस। ये सेल डिवीजन का एक टाइप है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक माइटोसिस और एक मायोसिस। माइटोसिस और मायोसिस, देखिए ये माइटोसिस कहने का मतलब क्या है? अगर आप एग्जांपल ले लीजिए कि किसी ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन का ही ले लेते हैं, जिसमें कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब ये सेल डिवाइड हो, तो ये नए बनने वाले जो सेल है इसमें भी 46, और दूसरा वाला जो है इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स जाए। मतलब कि जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है उतना ही डॉटर सेल में भी जाए, तो इसे हम कहेंगे माइटोसिस। इसमें जो होता है क्रोमोसोम वो इक्वल कॉपी बनाता है दोनों में, जितना पेरेंट सेल में ये पेरेंट सेल होता है, और जिससे डिवाइड होकर नया सेल बनता है उसको कहा जाता है डॉटर सेल। जो इनिशियल सेल होता है उसको पेरेंट सेल कहा जाता है। तो इसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं डॉटर सेल में भी उतने ही हैं, तो इसे हम कहेंगे माइटोसिस डिवीजन। और दूसरा होता है मायोसिस। ये मेयोसिस क्या होता है? इसमें अगर मानते हैं, ये ह्यूमन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, और इसमें 46 क्रोमोसोम है सेल में, तो इसमें जो नया सेल बनेगा इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे, यानी कि
23 इसमें, 23 इसमें, तो इसमें आधा आधा क्रोमोसोम जाता है, तो इसे हम कहते हैं मियोसिस। और ये मियोसिस होता कहाँ पे है, जब हमारा जो हमारे बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, मेल में जो होता है स्पर्म और फीमेल में जो ओवा होता है वो बनता है, उस टाइम पे ये मायोसिस होता है, उस टाइम पे ये हैप्लॉइड्स बनते हैं। ये होता क्यों है देखिएगा, अगर हम मान लें एक ये मेल गैमेट है, इसके अंदर 23 और ये फीमेल गैमेट है, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम, ये दोनों मिलकर जो नया सेल बनाएंगे इसमें हो जाएगा 46 क्रोमोसोम। और अगर ऐसा ना होता तो हर ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स डबल हो जाते। अगर ऐसा ना होता, मान लेते इसमें 46, इसमें 46, इसमें 92 हो जाता, तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो है हर ऑर्गेनिज्म में डबल होते चले जाते। तो ऐसा नहीं होता है, रीजन क्या है, ये मेयोसिस। मेयोसिस में क्या होता है, ऐसे सेल्स बनते हैं जिनमें हाफ क्रोमोसोम होता है, और ये हाफ क्रोमोसोम होने की वजह से इनको हैप्लॉइड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक हमारी बॉडी में होता है नॉर्मल सेल, और कुछ होते हैं किसी किसी स्पेशल कंडीशन में कैंसरस सेल। ये नॉर्मल सेल क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, एग्जिबिट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दे स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे टच अदर। जो नॉर्मल सेल होते हैं वो सेल डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा, लेकिन जब दूसरे सेल से ये टकराएगा तो उस टाइम पे ये रुक जाता है, उसके बाद डिवाइड नहीं होगा। लेकिन वही अगर कैंसर सेल का बात करें ना, तो ये क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी है ये दूसरे से टच होकर रुक जाने वाला, वो इसमें नहीं होता है। ये डिवाइड होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और मान लीजिए अगर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ से जो अब अंदर जितना जगह उतना भरेगा, उसके बाद ये बाहर ट्यूमर के जैसा फूल जाता है। तो कैंसर सेल क्या होता है, ये लगातार डिवाइड होते रहता है, अनकंट्रोल डिवीजन होता है इनमें। इसके बाद देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक कंपेरिजन है। ये प्लांट एनिमल सेल और ये प्लांट सेल दोनों में अगर देखें तो इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, बट प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। एनिमल सेल का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, लेकिन प्लांट सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, रेक्टेंगुलर शेप का। इसका शेप जो होता है फिक्स होता है, लेकिन इसका शेप जो होता है वो चेंज होते रहता है। स्मॉल वैक्यूल्स और वेसल्स, इसमें जो वैक्यूल होता है वो छोटा होता है ये, लेकिन इसमें देख रहे कितना बड़ा सा वैक्यूल होता है, इसमें वैक्यूल जो होता है लार्ज होता है। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, इसमें सेंट्रियोल्स होता है बट इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो कि एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंसेस है। यहाँ पे ये सेल एनिमल सेल जो है उसके ऑर्गेनल्स है, ये प्लांट सेल जो है उसके ऑर्गेनल्स है। बहुत सारे ऑर्गेनल है जो दोनों में कॉमन होते हैं, एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, देखिए ये दो टाइप के सेल होते हैं। ये टॉपिक पहले ही आता है लेकिन हम जानबूझ के इसको लास्ट में रखें ताकि आप जो सेल ऑर्गेनल्स है उसको पढ़ लेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, ये दो टाइप के सेल्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये जो सेल होते हैं इनको कहा जाता है प्रिमिटिव सेल्स, मतलब जब अर्थ पे लाइफ बनना शुरू हुआ था उस टाइम पे ये सेल्स बने थे, और इनसे ही डेवलप होकर ये वाले सेल बने यूकैरियोटिक। तो इन दोनों में की फीचर्स क्या है देख लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, देख रहे हैं यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियोइड रीजन होता है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल कहने का मतलब क्या है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, तो ये सभी के ऊपर ना मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन इसमें जो ऑर्गेनल होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके अलावा क्या है, सर्कुलर डीएनए, इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। बट यूकैरियोटिक में क्या है, इसमें लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं, या ये कहें इसमें लीनियर डीएनए होता है। जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सर्कुलर डीएनए होता है और यूकैरियोटिक में लीनियर डीएनए होता है। इनका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है इसके कंपैरिजन में। जो यूकैरियोटिक है इसके कंपैरिजन में जो प्रोकैरियोटिक है इनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक का साइज जो है उनसे बड़ा होता है। राइबोसोम का बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होंगे वो 70s टाइप के होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक में जो होगा वो 80s टाइप का। अभी अभी राइबोसोम के जो बताए हैं तो वहां पे बताए हैं कि ये 70s और 80s राइबोसोम्स कौन क्या होते हैं। लास्ट है, इसका एग्जाम्पल लेते, इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, फंगी, प्रोटिस्ट, ये सभी जो है एग्जाम्पल। मतलब हम लोग की बॉडी में जो सेल होता है वो ये यूकैरियोटिक होता है। और ये हम लोग का चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।